एक प्रिंस को देखा था जो कि अपने साथ वहाँ पर आ रहा था। उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो शिप करीब आ रही होती है तो अचानक से उन लोगों को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। उस शिप के आसपास का माहौल बिल्कुल अजीब सा हो गया था। वहाँ पर पानी में कुछ हलचल होने लगी थी, जिसकी वजह से वो लोग देखते हैं कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, ये शिप इतना हिल क्यों रही है। मगर जब उन्हें वहाँ पर कोई चीज दिखाई देती है तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज है। मगर हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से एक ड्रैगन टेल बाहर निकल आती है, जिसे देखकर वो सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। देखते ही देखते ड्रैगन पूरी तरह से उस शिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसमें पूरी तरह से आग लग जाती है और वो सारे लोग उसमें चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और उस प्रिंस के साथ मौजूद लड़की जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है तो प्रिंस उसे फौरन से पकड़ लेता है। मगर देखते ही देखते अचानक उसका हाथ फिसलने लगा था, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे जाने लगी थी। मगर उस शिप के हिलने ढुलने की वजह से अचानक उस लड़की का हाथ छूट जाता है और वो सीधा पानी में गिरने लगती है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल आता है, जो कि अपने मुंह में उस लड़की को दबोचने ही वाला था कि अचानक से वो लोग फिर से उसे ड्रैगन के मुंह से निकाल लेते हैं। और दूर खड़ा हुआ शाओ चेन ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि लगता है कि इस शिप में कुछ हुआ है। उसे वो ड्रैगन दूर से ही दिखाई दे रहा था, जिस पर वो समझ आता है कि शिप में मौजूद लोग अब बहुत बड़े खतरे में हैं। मगर मैं पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे अपनी एनर्जी रिगेन कर लेनी चाहिए। ये कहने के बाद वो एक जगह बैठकर बारबेक्यू बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इस आइसलैंड के चारों तरफ एक जायंट ड्रैगन है, जो कि इस ड्रैगन आइसलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरा यहाँ से बाहर निकलने का प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि ये ड्रैगन तो लोगों को अंदर आने दे ही नहीं रहा, ना ही यहाँ से बाहर जाने देगा। मगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो फिर कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बारबेक्यू की खुशबू वो जंगल में फैलने लगी थी। और अचानक शाओ चेन को एक आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो थोड़ा सा डर जाता है और फौरन अपनी सोड निकाल कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस चीज की आवाज थी। और फिर हमें वहाँ पर एक जायंट मंकी को दिखाया जाता है, जो कि 4 आर्म मंकी होता है। वो उस बारबेक्यू की खुशबू को सूंघते सूंघते शाओ चेन के पास आ पहुंचा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मगर वो जायंट गोरेला अचानक उस बारबेक्यू की तरफ देखता है और उसकी खुशबू को सूंघता है। ये देखकर शाओ चेन समझ जाता है कि ये इस बारबेक्यू के पीछे पीछे यहाँ पे आया है। शाओ चेन को अपनी जान के लाले पड़ गए थे, इसीलिए वो उस बारबेक्यू को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। तो हम देखते हैं वो जायंट गोरेला फौरन से उस बारबेक्यू को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ शाओ चेन कहता है कि यही मौका है, यहाँ से भाग जाता हूँ। मगर जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है तो वो गोरिल्ला उस जायंट पीस को खाकर उसकी हड्डी उसके आगे थ्रो कर देता है, जिस पर शाओ चेन वहीं पे ही रुक जाता है। और उस गोरिल्ला की तरफ मुड़कर देखता है तो वो फौरन से अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है, जिस पर शाओ चेन कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो गोरिल्ला उसे पकड़कर सीधा एक पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहा होता है। और देखते ही देखते वो पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसे एक जगह छोड़ देता है। उस पहाड़ के ऊपर से नजारा में काफी अच्छा दिखता है, मगर शाओ चेन इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है और उसे इस खूबसूरत नजारे से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। वो गोरिल्ला जैसे उसे वहाँ पे छोड़ता है तो शाओ चेन कहता है आखिर ये कैसी जगह है और ये जायंट गोरिल्ला मुझसे क्या चाहता है। कहीं ये मुझे अपना खाना बनाकर यहाँ पे रखना तो नहीं चाहता। अगर वाकई में ऐसा ही है तो फिर मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के बाद जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसका रास्ता रोक देता है। ये देखकर शाओ चेन हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। मगर वो गोरिल्ला अपनी उंगली से एक इशारा करता है तो शाओ चेन वहाँ पे देखता है एक मरा हुआ बीस्ट पड़ा हुआ है। उसे देखकर शाओ चेन कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे पकाऊं, जिस पर वो गोरिल्ला भी अपना सिर हिलाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ चेन फिर से आग जलाता है और उस बीस्ट को उस आग में ग्रिल कर रहा होता है। मगर गोरिल्ला चाचा कहाँ सब्र करने वाला था, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो जानबूझकर फूंक मारता है, जिससे वो आग भड़क जाती है। और शाओ चेन थोड़ा सा डर जाता है, मगर फिर वो उससे कहता है कि ब्रदर युवान ऐसा मत करो, थोड़ा सा सब्र तो कर जाओ, ये अभी पका नहीं है और ऊपर से ये अभी बहुत ज्यादा गर्म भी है, तो तुम इसे इतनी आसानी से नहीं खा पाओगे। और हाँ, बेहतर है कि तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो। अगर तुम ऐसे ही आग जलाते रहोगे तो तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे और ऊपर से तुम इस मीट पीस को भी जला दोगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युवान कॉन्ग उस मीट पीस को खा रहा होता है और इस तरफ शाओ चेन कहता है कि ये जगह सच में बहुत ही लाजवाब है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज भी काफी हैं। अगर मैं यहाँ पे रहना चाहूँ तो मैं एक लंबे अरसे तक यहाँ पर रह सकता हूँ। ये जगह रहने के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से मुझे आसपास के माहौल की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपनी इंजरीज को हील कर लेना चाहिए, ताकि प्रैक्टिस करके मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकूं। हो सकता है कि अपग्रेड होने के बाद शायद ही मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि
सके जिससे मैं दोबारा से क्यूशू सिटी तक जा सकूं। ये कहने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि युआन कोंग फौरन से उसके पास आ खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शाओ चेन अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और युआन कोंग उससे कहता है जरा मुझे देखो। ये कहने के बाद वो अपना मुंह खोलता है और अपने आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उस सारी की सारी एनर्जी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कुछ ही देर के अंदर आसपास के जितने भी प्लांट या फिर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सब की स्पिरिचुअल पावर उसकी तरफ खींची चली आती है और वो उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे समझाना चाहते हो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मेथड ये है। ये कहने के बाद वो भी वहीं पर ही बैठकर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं युआन कोंग जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो शाओ चेन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो शाओ चेन अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि तुम एक जायंट हो, पता नहीं तुम्हें कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मगर मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये थोड़ी सी एनर्जी भी काफी है, मगर मुझे इस इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तकरीबन सन एंड मून के जितना एसेंस चाहिए होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा एनर्जी एक जगह इकट्ठी कर लूं और उसे एब्जॉर्ब कर लूं तो मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट लेवल ऑफ हेवन को भी एक्टिवेट कर सकता हूं। यहाँ पे एनर्जी की भरमार है, लगता है मैं अपना अगला ब्रेक थ्रू भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लूंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन एक पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि पता नहीं शाओ लिंगर वो कहाँ पे है, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही इसी ड्रैगन आइलैंड में ही मौजूद है, तो हो सकता है कि वो मुझे दोबारा से मारने की कोशिश करे। मगर दूसरी तरफ वो उस इमोर्टल लेडी के बारे में कहता है कि वो भी तो हमारे साथ ही यहाँ पर आई थी, मगर वो कहाँ चली गई, शायद वो भी इसी ड्रैगन आइलैंड में ही होगी। मगर मुझे ये मालूम नहीं है कि ये ड्रैगन आइलैंड कितना बड़ा है और ये भी नहीं जानता कि ड्रैगन आइलैंड में कितने ड्रैगन्स मौजूद हैं। मुझे अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करना होगा, वरना मैं इस आइलैंड में हमेशा के लिए फंस कर रह जाऊंगा। सिर्फ एक यही रास्ता है, जैसे ही मेरा रियलम अपग्रेड होने लगेगा मैं फौरन से यहाँ से निकलकर दूसरे आइलैंड की तरफ जा सकता हूँ और वहाँ पे अपने जैसे लोगों के साथ जाकर मिल सकता हूँ और खास तौर पर उस इमोर्टल लेडी और उस पागल सी लड़की को भी ढूंढकर यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिंगर वो एक अलग ही जगह पहुंची होती है और काफी ज्यादा थकी हुई भी लग रही थी, मगर वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही थी और इस तरफ शाओ चेन अभी उस युआन कोंग के साथ फंसा हुआ होता है, वो उसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। अगले सीन में हम दोबारा से शाओ लिंगर को देखते हैं, वो घूमते फिरते जो एक जंगल में आ पहुंची थी जहाँ उसे बहुत सारे चिमगादड़ दिखाई देते हैं जो कि उसे देखते ही फौरन से वहाँ से उड़कर दूर जाने की कोशिश करते हैं। और इस तरफ शाओ चेन उस युआन कोंग के साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और साथ में उसे खिला पिला भी रहा होता है। उसने सेम टू सेम गोरिल्ला की तरह ही रस्सियों के साथ लटकते हुए दूर जाने की भी टेक्निक को सीख लिया था। और इस तरफ लिंगर वो ऐसे दरख्त के पास आ पहुंचती है जहाँ पर उसे एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है जो कि काफी उदास खड़ा हुआ था। वो उस घोड़े को देखते ही फौरन से उसके पास चली आती है और इस तरफ जायंट युआन कोंग सो जाता है तो शाओ चेन मौका देखते ही वहाँ से बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मैं हर रोज यहाँ पर बारबेक्यूज बनाकर खा रहा हूँ, मुझे अपने फूड को चेंज करना चाहिए। फाइनली यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मिल गए हैं तो फिलहाल इन्हें ही खाकर गुजारा करता हूँ, मैं युआन को बाद में ये फ्रूट्स दे दूंगा। वो वहाँ से एक सेब तोड़कर खाने की कोशिश करता है, मगर इतने में वो व्हाइट हॉर्स उसे वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो वही यूनिकॉर्न है। वो उससे कहता है कि उस ड्रैगन से मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने उस दिन मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं वहाँ पे मारा जाता, ये लो ये तुम्हारा रिवार्ड है। ये कहने के बाद वो उसे एक सेब खिलाता है, जिस पर वो घोड़ा बहुत ज्यादा खुश होता है और भागते हुए फिर से वहाँ से निकल जाता है। जिस पर शाओ चेन कहता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ लिंगर भी आ पहुंची थी। वो उस व्हाइट हॉर्स को तलाश कर रही थी और कहती है कि ये अचानक से कहाँ भागकर चला गया। वो उसे ढूंढते ढूंढते बिल्कुल शाओ चेन के पास आ पहुंचती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये अभी भी जिंदा है। वो अपनी सोड निकाल कर कहती है कि अच्छा तो तुम उस ड्रैगन से बच गए हो। वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्प्लैश अटैक करती है, जिससे शाओ चेन खुद को बचा लेता है, मगर वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि बहुत सारे बैम्बू ट्रीज को काट कर रख देता है। और फिर लिंगर शाओ चेन से कहती है कि सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उस ड्रैगन के मुंह से भी बाहर निकल आओगे, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, मगर आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी और तुम्हारे पास आज कोई भी लक नहीं होगा। मगर फिर शाओ चेन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ये सारी बातें तुमने क्यूशू किंगडम में भी कही थी, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल रिंग्स क्रिएट करता है। जैसे वो उन्हें शाओ लिंगर की तरफ थ्रो करता है तो लिंगर बहुत ही आसानी के साथ उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और शाओ चेन पर जैसे स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश करती है तो वो भागते हुए तेजी से उसकी तरफ आता है और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान रह जाती है कि अचानक से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। मगर शाओ चेन के हमला करने से पहले ही वो फौरन से अपने सामने
शील्ड बनाकर उसे वापस से पीछे धकेल देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो खुद एक ऊपर टहनी पर जा पहुंचती है और कहती है कि ये लड़का बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड होता जा रहा है। इसने सिर्फ यहाँ पर कुछ ही टाइम गुजारा है और उसकी एनर्जी काफी हद तक बढ़ चुकी है। लगता है कि इसने अपनी सारी की सारी इंजरीज को भी हील कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ अब मेरी स्ट्रेंथ के बिल्कुल बराबर आ पहुंची है। मैंने इसे कमजोर समझने की गलती कर दी है, मगर अब मैं इसे आगे और ज्यादा ग्रो करने नहीं दे सकती, वरना ये मेरे फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लिंगर जैसे आगे बढ़ती है तो शाओ चेन वहाँ से भागने लगता है और लिंगर भी फिर फौरन से उसका पीछा करती है और उस पर अपनी सूट से अटैक करते हुए जाती है, मगर शाओ चेन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। मगर एक जगह आते ही शाओ चेन जैसे ही जंप लगाता है तो लिंगर उसके पीछे पीछे चले जाती है और अपनी सूट से उसे मारने ही वाली होती है कि शाओ चेन फौरन से अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो खुद को बचाना चाहता था, मगर वो शील्ड टूटकर बिखर जाती है और शाओ चेन वहाँ से दूर जा गिरता है। इस अटैक की वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, मगर वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। उस लड़की के अटैक करने की वजह से वो उससे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी श्वान ज़ेंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल ड्रैगन टेक्निक होती है। वो उस टेक्निक से उस लड़की पर जैसे हमला करता है तो शाओ लिंगर उससे वहाँ से दूर जा गिरती है, मगर उससे वो काफी इंजर्ड भी हो गई थी। और इस तरफ शाओ चेन उस अटैक को यूज करने के बाद काफी ज्यादा वीकनेस फील करने लगा था, जिस पर वो खुद भी कहता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने तकरीबन मेरी आधी से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की फिर से खड़ी हो जाती है और वो कहता है कि इस लड़की को आखिर में कैसे हराऊं, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाऊंगा। और इस तरह फिर वो लड़की कहती है कि इसने सिर्फ यहाँ पर कुछ ही टाइम गुजारा है और ये इतना अपग्रेड हो चुका है कि ये मुझे मार सकता है। इससे पहले कि ये लड़का मुझे मारे, मुझे इसे एलिमिनेट कर देना चाहिए, वरना ये आगे चलकर मुझे मार भी सकता है। ये कहने के बाद वो फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि शाओ चेन, तुमने खुद मुझे ये अटैक करने पर मजबूर किया है, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शाओ चेन भी उस अटैक के लिए अपनी शील्ड बना लेता है, मगर जैसे ही वो लड़की उस पर हमला करती है तो हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि शाओ चेन की शील्ड पूरी तरह से तितर बितर हो जाती है और वो अटैक सीधा जाकर उसे हिट करता है और शाओ चेन वहाँ से बहुत ही दूर जा गिरता है। और वो जैसे ही दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि लिंगर तो उसके ऊपर आ चुकी है और वो उसे दोबारा मारने की कोशिश कर रही है और उसने अटैक करने के लिए अपनी एक जायंट सूट का इस्तेमाल भी किया है। वो सूट जैसे ही उसके करीब पहुंचती है तो दूसरी तरफ पत्थर उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखते ही शाओ लिंगर फौरन से अपने अटैक को रोककर उस पत्थर को बीच में से काट कर खुद को बचा लेती है। और फिर युआन कोंग वो भी वहाँ पर आ पहुँचता है। उसे वहाँ पर देखकर वो लड़की भी डर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही जोर से धाड़ रहा होता है, जैसे कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। इतने जायंट बीस्ट को वो पहली मर्तबा देख रही थी और देखकर कहती है कि ये तो एक प्राइम लेवल का बीस्ट है। वो शाओ चेन से भी कहती है कि चाहे आज कोई बड़ा बीस्ट भी क्यों ना आ जाए, मगर वो तुम्हें नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद वो उसके बेहद करीब चली जाती है, मगर वो जायंट बीस्ट फिर से उसके सामने आ जाता है और उसे एक बहुत ही जोरदार पंच से मारता है, जिसकी वजह से वो शाओ लिंगर को वापस से पीछे धकेल देता है। मगर लिंगर भी हार मानने वाली नहीं थी, वो उस लड़के को हर हाल में मारना चाहती थी, जिसकी वजह से वो फौरन से अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और से अलग अलग तरह के कलर्स बाहर निकलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेनबो क्रिएट करते हैं। और वो जायंट युआन कोंग उस रेनबो की तरफ देख रहा होता है और वो स्वॉर्ड्स शाओ चेन की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर वो जायंट मंकी फिर से अपने हाथों के जरिए उन स्वॉर्ड्स को रोक लेता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और शाओ चेन कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो तुम्हें मार डालेगी। मगर युआन कोंग उसके आगे लोहे की दीवार बना हुआ होता है और सारी स्वॉर्ड्स को रोक रहा होता है। ये देखते ही फिर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड्स के साथ एक बहुत बड़ी जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी रिलीज करती है, जो कि सीधा युआन कोंग के हाथ से आकर टकराती है। तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि युआन कोंग अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है। उसे उस जायंट स्वॉर्ड के अटैक से भी कुछ नहीं हुआ था, मगर इतनी ज्यादा एनर्जी की यूज करने की वजह से अब वो और भी ज्यादा भड़क गया था। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ शाओ लिंगर को मारने के लिए आगे जा रहा होता है और इस तरफ शाओ लिंगर वो कहती है कि लगता है कि इस लड़के को मारने से पहले इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। मगर अचानक से युआन कोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़की बाल बाल बचती है। वो उसके अटैक से बचते हुए उसकी बॉडी के ऊपर जाते ही उस पर बहुत सारे सूट अटैक करना शुरू कर देती है, मगर उस सूट का उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से दूर हटने की कोशिश करती है तो युआन कोंग उस पर दोबारा से झपट पड़ता है और शाओ लिंगर जैसे ही हवा में ऊपर जाती है तो वो उस पर फिर से वार करना चाहती थी, मगर इस मर्तबा युआन कोंग उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है और उसे कुचलने के लिए वो उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया था और उसे मारने ही वाला था कि अचानक से हमें दिखाया जाता है वो व्हाइट यूनिकॉर्न वहाँ पर आ जाता है और पलक झपकते ही उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर शाओ चेन हैरान रह जाता है और वो कहता है कि क्या उस लड़की को उस व्हाइट यूनिकॉर्न ने बचाया है।
अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकूंगा तो मेरे ख्याल से मैं युआन कॉन्ग के लिए बड़ी मुसीबत क्रिएट कर दूंगा। मुझे ये जगह छोड़कर अब कहीं जाना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि युआन कॉन्ग शाओ चेन से नाराज होकर उसकी तरफ पीट करके बैठ जाता है। शाओ चेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, मगर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना जमा कर लिया है। तुम्हारे लिए ये खाना काफी होगा, तुम इसे काफी देर तक खा सकते हो। मगर अब मुझे अपने घर जाना होगा क्योंकि मेरा भी एक घर है जहाँ पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है और वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मुझे फौरन से अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। ये सुनने के बाद युआन कॉन्ग खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास में बहुत ज्यादा फल फ्रूट और मीट भी पड़ा हुआ होता है जो कि शाओ चेन ने उसके लिए जमा किया था। और फिर वो युआन कॉन्ग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा घर है, इसलिए तुम इस घर को नहीं छोड़ सकते, मगर ये मेरा घर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। उसे जाते हुए देखकर युआन कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर जोर से धाड़ने लगता है, जिस पर शाओ चेन कहता है कि अब बस भी करो, तुम आखिर कितना गुस्सा करोगे, मुझे कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही है। युआन कॉन्ग अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है और शाओ चेन समझ जाता है कि वो उसे कभी भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसे खुद यहाँ से चले जाना चाहिए। वो वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो जाने के बाद वो युआन कॉन्ग की तरफ मुड़कर देखता है, वो अभी भी उससे नाराज था। जिसके बाद वो खुद वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो युआन कॉन्ग पीछे मुड़कर देखता है, वो जा रहा है और फिर वो जोर से धाड़ता है तो शाओ चेन फौरन से रुक जाता है और उसकी तरफ मुड़कर देखता है। युआन कॉन्ग उसे कुछ इशारा कर रहा होता है जैसे कि वो कुछ खाना चाहता हो, मगर शाओ चेन समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहूंगा और तुम्हारे बताए हुए मेथड से ही स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि युआन कॉन्ग बिल्कुल रोने जैसा मुंह बना लेता है। और दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है शाओ लिंगर को, वो काफी जख्मी थी और उस घोड़े के साथ वो एक जगह बैठी भी होती है। वो उस घोड़े से कहती है कि क्या तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई है? मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मगर ये जगह मेरे घर जैसी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कोई भी क्राउड मौजूद नहीं, ना ही मुझे यहाँ पे कोई अटेंशन मिलने वाली है। यूँ समझ लो कि मैं अब कोई रॉयल फैमिली की मेंबर भी नहीं रही। वो बहुत ही जल्दी समझ गई थी कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली है। उसे सरवाइव करने के लिए खुद से ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब वो यहाँ पर किसी को ना ऑर्डर दे सकती है, ना ही कोई उसका ऑर्डर मानने वाला यहाँ पर मौजूद है। वो उस घोड़े के पास आती है और कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स और बीस्ट मौजूद हैं। आखिर तुम यहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहे हो? आखिर मैं यहाँ पर कैसे सरवाइव करूंगी? ये कहते कहते वो उस घोड़े के बेहद करीब आ जाती है। घोड़ा भी उसे गौर से देखने लगता है। जिसके बाद शाओ लिंगर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके सींग को टच करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वो घोड़ा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ये देखकर वो लड़की फौरन से अपना हाथ पीछे हटाने लगती है, मगर वो घोड़ा फिर से अपना सिर उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी मास्टर एक्सेप्ट करना चाहते हो? ये कहते ही वो उसके उस सींग को जैसे ही हाथ लगाती है तो वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी पूरे जंगल में फैल जाती है। और वो घोड़ा फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उड़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है उड़ते उड़ते अचानक से उसकी बॉडी अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। उसका सींग बड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसके विंग्स भी काफी बड़े हो जाते हैं। और अब से वो घोड़ा उस लड़की का एक स्पिरिचुअल पेट बन गया था, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो घोड़ा भी काफी खुश था। वो घोड़ा जैसे ही वापस से उसके पास आता है तो वो लड़की कहती है कि अब तुमने अपना मास्टर मुझे बना ही लिया है तो फिर अब से मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचूंगी। मेरी पास्ट लाइफ जैसी भी थी मुझे अब उसे भुलाना ही होगा। ये कहने के बाद वो उस घोड़े पर बैठकर वहाँ से उड़ते हुए बहुत ही दूर निकल जाती है और कहती है कि अब क्योंकि मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड में फंस चुकी हूँ तो अब मुझे एक इमोर्टल बनना ही होगा ताकि मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकूं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस घोड़े के साथ एक समंदर के किनारे पर आ पहुंचती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि इस वर्ल्ड में फाइनली उसे सबसे पहले उसका स्पिरिचुअल पेट मिला है। अचानक उसकी नजर वहाँ पे पड़ी हुई एक शिप पर पड़ती है जो कि उस किनारे पर मौजूद थी। उसकी हालत देखकर वो उसके बारे में जानने के लिए उसके करीब जाती है तो उसे दिखाई देता है कि उस शिप के ऊपर तो कुछ लोग मौजूद हैं जो कि जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें देखते ही वो उनके करीब जाती है और हमें दिखाया जाता है वो यंग प्रिंस अचानक से होश में आता है तो उसे वहाँ पर लिंगर दिखाई देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।